हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मैं 2 दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और उसका रीज़न मैंने आप सबको बता दिया था। थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गाइस। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियानमिन गुस्से और नशे की हालत में जान को कहता है कि वो उसका बेटा नहीं है और उसका शाओ फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर ग्रैंड माँ तिंग्यू जियानमिन को थप्पड़ मारती है। पर यह सब सुनकर जान अपनी ग्रैंड माँ से सच कहने को कहता है, जिस पर ग्रैंड माँ जान के जख्मी दिल को राहत पहुंचाते हुए अपनी बात एक्सप्लेन करती है। ऐसा कुछ नहीं है जान, अपने डैड की बातों पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने जो भी कहा नशे में कहा, तो क्या तुम ऐसी बातों पर यकीन कर सकते हो? ग्रैंडमा, प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलना। जान अपने दर्द को छुपाते हुए पूछता है। तुम्हारी ग्रैंडमा तुमसे झूठ कैसे बोल सकती है? अगर तुम इस शाह फैमिली के बच्चे नहीं होते तो क्या मैं तुमसे इतना प्यार करती? फिर तो मैं अपनी बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर लिंग जाओ के साथ होती। फिर तिंग्यू स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारी ग्रैंड माँ पागल नहीं है जो ऐसा करेगी। मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स को हो क्या गया है। इन कुछ सालों में वो अपनी हद पार करते ही जा रहे हैं और बोलने से पहले कुछ सोचते ही नहीं। जान, तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ पर यकीन रखना होगा, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगी। तभी इतना गुस्सा करने और टेंशन लेने के कारण ग्रैंडमा की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसे देखकर जान घबरा कर डर जाता है और काउच पर ग्रैंडमा को बिठाकर उनकी दवाई लाकर उन्हें देते हुए कहता है, ग्रैंडमा आप ठीक तो हो ना? प्लीज़ मुझे मत डराओ। मेरे पास बस आप और फई ही तो हो जिसे मैं अपना परिवार कह सकता हूँ। आपको ठीक रहना ही होगा। जिस पर कांपती आवाज़ में ग्रैंडमा जान का हाथ थाम कर कहती है, जब तक तुम अपनी ग्रैंडमा पर विश्वास रखोगे तब तक ग्रैंडमा ठीक रहेगी। तभी जान अपने आंखों में आंसू लिए कहता है, मैं आप पर पूरा यकीन करता हूँ ग्रैंडमा। जिसे सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करती है और जान जमीन पर बैठकर ग्रैंडमा की गोद में अपना सिर रखकर आंखें बंद रखते हुए अपने आंसू बहने देता है और तिंग्यू बिना कुछ कहे बस जान के सिर पर हाथ फेरती रहती है, जैसा वो जान के बचपन में किया करती थी। वो दोनों ही वहाँ ऐसे ही थोड़ी देर तक बैठे रहते हैं। फिर जान ग्रैंडमा को उनके रूम में ले जाकर सुला देता है, पर उसे नींद नहीं आती। तो वो अपने बेडरूम के सोफे पर बैठकर अपनी बॉडी को अपने हाथों में समेटकर बहुत देर तक जो हुआ उसे सोचता रहता है। फिर वहीं बैठे बैठे सो जाता है और सपना देखता है, जो सपना उसे हैरान और कंफ्यूज कर देता है। अगले दिन सुबह जान जल्दी उठता है और जल्दी जल्दी में ही अपना ब्रेकफास्ट करके फई को लेकर उसके स्कूल के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो जियानमिन से मिलना मॉर्निंग में अवॉइड करना चाहता था। फई को स्कूल छोड़ने के बाद उसे ठीक कल की तरह ही लीशियान किंडरगार्टन के बाहर मिल जाता है, तो जान जाकर उसकी कार में बैठ जाता है। जान के बैठते ही लीशियान बीती रात उसे और फई को बीच रास्ते में छोड़कर जाने के लिए सॉरी बोलता है, क्योंकि कल जो उसने किया वो एक जेंटलमैन नहीं करता। पर यह सुनकर एक कंफ्यूज लुक के साथ जान लीशियान की तरफ देखकर कहता है, कल कल क्या हुआ था? मुझे तो याद ही नहीं। आपको शायद पता नहीं, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। रात को सोते ही अगले दिन मैं पिछले दिन का सब भूल जाता हूँ। ये कहकर जान एक रिलैक्सिंग स्माइल देता है, जिसे देखकर लीशान जान के लिए बहुत ग्रेटफुल फील करता है कि जान ने उसकी रिस्पेक्ट करते हुए सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं बनने दिया। ऑफिस पहुंचकर वो दोनों ही अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं दोपहर लंच ब्रेक में जान अपने ऑफिस के पास ही फरारी के शोरूम में जाकर अपने लिए कार पसंद कर लेता है, जो सेम लिंग जाओ की कार का मॉडल था। उसके बाद जान जियानमिन को कॉल करता है, डैड मैंने कार मॉडल पसंद कर लिया है, तो अब आप पूरी पेमेंट मुझे ट्रांसफ़र कर दो ताकि हम इंटरेस्ट अमाउंट बचा सकें। जान की कॉल पर बात सुनकर जियानमिन गुस्से में कांपते हुए कहता है, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है कि तुम मेरा पैसा बचा रहे हो? ऑफ कोर्स मैं आपका बेटा जो हूँ। जान एक क्रूअल स्माइल के साथ जवाब देता है, क्योंकि उसे रात की सारी बातें याद थी जो जियानमिन ने नशे की हालत में कहा था, जिसके एक भी शब्द जान नहीं भूला था और ना ही कभी भूलने वाला था। बेशक जान जियानमिन का ही बेटा था, पर उसने उसे अपना बेटा कभी माना ही नहीं। तभी जान की बात से चिढ़ते हुए जियानमिन कहता है, हाँ बिल्कुल,
तुम सच में बहुत अच्छे बेटे हो। तो डैड पैसे ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि अगर ग्रैंडमा को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगी। जान धमकी देते हुए कहता है। तभी जियानमिन अपनी बात से जान को धमकी देते हुए कहता है, मैं तुम्हें कार दिला देता हूँ, पर तुम्हें भी थोड़ी सिंसियरिटी दिखाते हुए हेपेंग से शादी करनी है, वरना मैं क्या करूँगा वो तुम देख लेना। जिस पर जान स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देता है, ओके मैं उससे शादी कर लूँगा, बशर्ते उसमें मुझसे शादी करने की हिम्मत होनी चाहिए। जिसे सुनकर जियानमिन कंफर्म करते हुए पूछता है, तुम वादा कर रहे हो? हाँ, यही तो मैंने अभी कहा। तो अब आप डीलर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिसकी डिटेल्स मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। जान काम टोन में कहता है। इसके बाद जियानमिन के पास जान को मना करने का कोई रीज़न नहीं रहता और वो भारी दिल से पेमेंट डीलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। पेमेंट रिसीव होते ही जान सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके डीलर को कहता है कि वो कार आफ्टरनून के बाद पिक कर लेगा, और ये कहकर शोरूम से बाहर निकलने से पहले अपनी रेड फरारी स्पोर्ट्स कार की तरफ देखकर स्माइल करता है और सोचता है, ये तो बस अब पहला कदम है। जान उसके बाद वापस ऑफिस जाता है और शाम को ऑफिस से निकलने से पहले उसे हेपेंग का कॉल आता है जान को डिनर पर इनवाइट करने के लिए। तो जान हेपेंग को इनडायरेक्टली मना करते हुए कहता है कि आज वो ऑफिस में थोड़ा ओवर टाइम कर रहा है, तो वो किसी और दिन हेपेंग के साथ डिनर पर चलेगा। जिसे सुनकर हेपेंग हंसते हुए कहता है, क्या मिस्टर श्याओ कुछ ज़्यादा बिजी नहीं रहते? पर फिर भी आप चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, खाना तो खाना ही चाहिए। खाने के बाद ही तो आप में काम करने की एनर्जी आती है। माना काम इम्पॉर्टेंट है, पर आपको अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना चाहिए। जान को हेपेंग की बातें सुनने में बहुत सिंसियर लग रही थी, पर फिर भी अपनी हंसी की वजह से वो घटिया साउंड कर रहा था, जिसकी वजह से जान का मन तो वॉमिट करने का हो रहा था। पर जान खुद को संभालते हुए कहता है, मिस्टर फैंग आप बहुत काइंड पर्सन हैं, पर सच में आज मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको किसी और दिन खुद इनवाइट करूंगा। और आप जितना कंसर्न रखते हैं सबके लिए, आपकी फ्यूचर वाइफ आप जैसा हस्बैंड पाकर खुद को लकी फील करेगी। जान से अपनी इतनी तारीफ सुनकर हेपेंग हंसते हुए कहता है, अब जब मिस्टर श्याओ को लगता है मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, तो आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर आप चाहो तो आप मुझसे शादी करके फैंग फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, ताकि फ्यूचर में आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो जान तुम क्या सोचते हो? हेपेंग आखिर में अपने मतलब की बात करते हुए जान के साथ फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि उसे जान से बात करते हुए जान का डेलिकेट चेहरा याद आने लगता है जो लास्ट मीटिंग में उसने देखा था। और वो सोच रहा था कि वो ऑलरेडी लिंग जियाओ के साथ अपने रोमांटिक अफेयर में आ चुका है। अब अगर वो जान को भी फंसा ले तो फ्यूचर में दोनों सिबलिंग्स उसे सर्व करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब जान से हेपेंग को झेलना मुश्किल हो रहा था, तो वो हेपेंग से पीछा छुड़ाने के लिए कहता है, मिस्टर फैंग वैसे तो हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी हमारे मैरिज के लिए अग्री हैं, पर हमें शादी से पहले एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को समझना होगा, इसलिए हमें मिलना तो ज़रूरी है। पर मैं आज बहुत बिजी हूँ, तो पक्का हम किसी और दिन मिलेंगे। जान ये सब कहकर किसी तरह हेपेंग को समझाकर कॉल कट कर देता है और एक राहत की सांस लेता है। उसके बाद ऑफिस से निकलकर जान अपनी न्यू कार को लेकर फई को पिक करके वापस श्याओ मैंशन आता है और डिनर के बाद जान को लेकर स्टडी रूम में आता है हेपेंग के साथ डिनर पर ना जाने का रीज़न पूछने के लिए। तो जान बताता है कि उसने ऐसा श्याओ फैमिली की इमेज को ऊपर रखने के लिए किया, क्योंकि अगर हेपेंग के एक ही बार बुलाने पर वो चला जाता तो हेपेंग को लगता कि श्याओ फैमिली के लोगों से आसानी से डील किया जा सकता है। जान ये सब कहकर उम्मीद कर रहा था कि जियानमिन उसके बहाने को मान ले, पर वो जान के किसी भी बहाने को नहीं सुनता, क्योंकि जियानमिन को तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए था। इसलिए वो जान को हेपेंग से अगले दिन ही माफ़ी मांगने को कहता है और अपनी शादी के मैटर को ठीक से हैंडल करने को कहता है। जिसे सुनकर जान जियानमिन की बातों को और बर्दाश्त नहीं करता और बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और रेस्टोरेंट वाले दिन के बाद से यीबो ने ना ही तो जान को कोई कॉल किया था और ना ही कोई मैसेज। उधर जान को भी यीबो की आवाज़ सुने बिना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शायद अब उसे उसकी आवाज़ सुनने की आदत हो चुकी थी। वहीं एक हफ्ता बीत चुका था, तो आज जिंग तोंग और लिंग जियाओ भी शंघाई से वापस आ चुके थे।
कि तभी जान भी फई को स्कूल से लेकर श्याओ मैंशन पहुंच जाता है। लिंग जियाओ जब जान को फई के साथ फरारी स्पोर्ट्स कार से उतरते देखती है, गुस्से में फौरन जान की तरफ उसे थप्पड़ मारने के लिए बढ़ती है। जान उस वक्त फई को कार से बाहर निकाल रहा था, तो लिंग जियाओ के इस सडन एक्शन से खुद को बचाने का उसे मौका ही नहीं मिल पाया और लिंग जियाओ की उंगलियों के निशान जान के गाल पर पड़ जाते हैं। आप बहुत बुरी औरत हो, आपने मेरे मॉम को थप्पड़ क्यों मारा? लिंग जियाओ को जान को थप्पड़ मारते देख फई गुस्से में बोलती है। तभी लिंग जियाओ फई की तरफ देखती है, जो जान के सामने उसे प्रोटेक्ट करते हुए खड़ी थी और लिंग जियाओ को घूर कर गुस्से में देख रही थी, जिसकी आंखों के गुस्से को देखकर एक पल के लिए खुद लिंग जियाओ घबरा जाती है और सोचने लगती है, इस बच्ची ने जान को मॉम कहकर बुलाया, तो क्या ये वही बच्चा है जिसे जान ने 5 साल पहले बर्थ दिया था? और ये सब सोचते हुए लिंग जियाओ को 5 साल पहले की सारी बातें याद आने लगती है, जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। ये सब सोचते हुए लिंग जियाओ को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और अपने दिल में चल रहे डर की वजह से वो फई से कहती है, ना ही अकेले मैंने तुम्हारे मॉम को थप्पड़ मारा, बल्कि अब मैं तुम्हें भी थप्पड़ मारूंगी। ये कहकर लिंग जियाओ जैसे ही फई को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, जान एक डेडली लुक के साथ लिंग जियाओ को देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लिंग जियाओ, तुम मुझे बुली करती हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ भी ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बेटी, जिसका पिता कौन है ये तो तुम्हें इससे पहले कि लिंग जियाओ अपनी बात पूरी कर पाती, जान का एक जोरदार थप्पड़ लिंग जियाओ के गाल पर पड़ जाता है। जान का थप्पड़ इतनी जोर की पड़ा था कि लिंग जियाओ का चेहरा फौरन सूज जाता है, जिसे देख जान को अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़ाई आज भयंकर होने वाली है। इसलिए जान फई को कार के अंदर बैठाकर उसके कानों को हेडफोन से कवर करते हुए बोलता है, स्वीटी, अब थोड़ी देर तुम नर्सरी राइम सुन लो या कोई कार्टून देख लो और बाहर मत आना, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, और मेरी फिक्र मत करना, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, ओके? जिस पर फई जान को सपोर्ट करते हुए कहती है, फई को अपने मॉम पर पूरा यकीन है, आप जाओ मॉम। फई की बातों से हिम्मत पाकर जान एक स्माइल के साथ कार का डोर क्लोज करता है और पीछे लिंग जियाओ की तरफ मुड़ता है, जिसे अब जिंग तोंग आके संभाल रही थी। तभी जान कंसर्न शो करते हुए पूछता है, लिंग जियाओ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन लिंग जियाओ जान के सवाल का जवाब ना देकर अपने गाल को पकड़कर रोते हुए जिंग तोंग को देखकर कहती है, मॉम, मैं घर नहीं थी तो ये मेरी कार यूज कर रहा है, ये मेरी कार है मॉम। जान, तुम लिंग जियाओ को थप्पड़ कैसे मार सकते हो? तुम में कब से इतनी हिम्मत आ गई? और तुम लिंग जियाओ की कार क्यों यूज कर रहे हो? तुम तो इसके लायक ही नहीं हो। जिंग तोंग जान को डांटते हुए आगे कहती है, तुम ये मत सोचो कि अगर तुम शियाओ फैमिली में वापस आ गए हो तो तुम परिवार को कंट्रोल कर सकते हो। ये बात कभी मत भूलना कि तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये तुम्हारी बेटी, इसके बारे में तो कुछ सोचना भी नहीं। जिंग तोंग लास्ट लाइन फई की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है, क्योंकि वो भी फई को देखकर अपसेट फील कर रही थी। लिंग जियाओ की कार को उसे फौरन वापस दो। जिंग तोंग की इस बात पर जान आराम से अपनी कार के सामने से हटते हुए बोलता है, जरा आप दोनों ध्यान से देखो, ये मेरी कार है। ये सुनते ही दोनों माँ बेटी कार का लाइसेंस प्लेट चेक करती है, तो ये सच में लिंग जियाओ की कार नहीं थी, जिसे देख लिंग जियाओ हैरानी से पूछती है, तुम्हारे पास सेम मेरी जैसी कार क्यों है? जिस पर जान कहता है, क्यों, मेरे पास सेम कार क्यों नहीं हो सकती, मुझे ये कार डैड ने दिलाई है। जान के शब्द लिंग जियाओ और जिंग तोंग पर बॉम्ब की तरफ फटते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ कहते हैं, इम्पॉसिबल। जिसे सुनकर जान बोलता है, क्या इम्पॉसिबल? चेक कर लो, डैड ने ही इस कार की पेमेंट ट्रांसफर की है, वरना मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते? ये सब सुनकर जिंग तोंग जियानमिन को कॉल करने ही वाली थी कि तभी जियानमिन की कार वहां आकर रुकती है, जिसे देखकर ही जिंग तोंग जियानमिन को कार से बाहर निकालते हुए पूछती है, जियानमिन, मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुमने इस बदतमीज को ये कार दिलाई है? जिस पर जियानमिन जिंग तोंग को शांत करते हुए कहता है, हाँ, ये कार मैंने ही दिलाई है, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। जियानमिन की बात पर जिंग तोंग गुस्से से उबल रही थी,
वहीं लिंग जाओ हैरानी से अपनी ही जगह पर खड़ी अपने डैड की कही बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि तभी जान की तरफ देखकर कहती है, डिस्गस्टिंग। जिस पर जान एक स्माइल के साथ कहता है, सिस्टर, आज तक जो कुछ भी तुमने किया है वो तो मेरे किए से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। क्या तुम्हें आज भी याद है कि डैरेन और मैं दोनों एंगेज थे? वो मेरा फियांसे था, पर तुम्हें उसे पसंद करने में कोई शर्म नहीं आई, यहाँ तक कि तुमने उससे शादी भी कर ली। अब हम दोनों एक इंसान को पसंद कर सकते हैं, पर एक जैसी कार नहीं चला सकते। ऐसा क्यों? तो ज़रा सोचो, आखिर में डिस्गस्टिंग कौन है, मैं या तुम? जान ने इतनी खूबसूरती से लिंग जियाओ पर अपनी बातों से अटैक किया था कि लिंग जियाओ बिना कुछ कहे सिर्फ जान को देखे जा रही थी। तभी लिंग जियाओ भड़कते हुए कहती है, वो तुम हो जिसने डिस्गस्टिंग काम किए हैं और डैरेन के पीठ पीछे एक बच्चा किया। तो डैरेन को पाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो डैरेन था जिसने तुम्हारा असली रंग देखा और जान पाया कि वो मैं थी जो उसे सच में प्यार करती थी, इसलिए उसने मुझे चुना। ये सब सुनकर जान काम टोन में बोलता है, लिंग जियाओ 5 साल हो चुके हैं, क्या तुम्हें आज भी खुद को और औरों को धोखा देने में मजा आता है? क्या तुम नहीं जानती कि डैरेन तुम्हें प्यार करता है या तुम उसकी फीलिंग्स को धोखा दे रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर करूं? जान की बात सुनकर लिंग जियाओ की बॉडी कांपने लगती है और वो पैनिक होकर कहती है, ऑफ कोर्स डैरेन मुझे प्यार करता है। तुमने उसे धोखा दिया था तो तुम उसके प्यार के लायक ही नहीं हो। रियली? जान एक बड़ी सी स्माइल के साथ आगे कहता है, तो तुम उससे खुद ही अभी क्यों नहीं पूछ लेती? वो यही है, पीछे मुड़ो और देखो। ये सुनते ही लिंग जियाओ फौरन पीछे मुड़कर देखती है तो डैरेन सच में वहीं खड़ा था, जो शायद लिंग जियाओ को लेने आया था, क्योंकि लिंग जियाओ ने उसे इन्फॉर्म किया था कि वो आज वापस आ रही है और पहले श्याओ मेंशन जाएगी, फिर जिन मेंशन आएगी और डैरेन को उसे लेने आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो डैरेन और जान को आमने सामने आने देना नहीं चाहती थी। पर डैरेन उसे बिना बताए ही उसे लेने आ गया था। शायद वो उसे सरप्राइज देना चाहता था और वो ये भी नहीं जानती थी कि डैरेन वहाँ कब से खड़ा है और उसने उन दोनों की कितनी बातें सुन ली है। इसलिए लिंग जियाओ फौरन एक स्माइल के साथ कहती है, डैरेन तुम कब से यहाँ हो? जिस पर डैरेन कहता है कि उसे ज्यादा देर नहीं हुई है यहाँ आए हुए। जिसे सुनकर लिंग जियाओ राहत की सांस भरते हुए डैरेन के करीब आकर कहती है, डैरेन चलो घर चलते हैं। जिस पर डैरेन विदाउट एनी फेस एक्सप्रेशंस कहता है, तुम अभी आई हो, कैसा रहेगा अगर तुम आज का ब्रेक ले लो और यहीं एक रात श्याओ मेंशन में ही रुको। डैरेन का ये सजेशन सुनकर लिंग जियाओ डैरेन को समझने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं अभी वेकेशन से ही आई हूँ और मुझे घर जाकर तुम्हारे पेरेंट्स को गिफ्ट्स भी दिखाने हैं जो मैं उनके लिए लाई हूँ। लेकिन श्याओ मेंशन में रुकने के इरादे से डैरेन कहता है, मुझे ग्रैंड माँ और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ खाना खाए बहुत वक्त हो गया है, तो आज मैं यहीं रहना चाहता हूँ उनके साथ। क्या तुम नहीं चाहती मैं यहाँ रुकूं? इस पर लिंग जियाओ कुछ भी नहीं कह पाती और जिंग टोंग जो ये सब देख रही थी जियानमिन को छोड़कर डैरेन के पास आकर कहती है, डैरेन तुम्हारा हमेशा स्वागत है, अब जाओ ग्रैंड माँ से मिल लो। ये सुनकर डैरेन लिंग जियाओ को वहीं छोड़कर श्याओ मेंशन में चला जाता है और लिंग जियाओ भागकर उसके पीछे जाती है। तभी जिंग टोंग जान को देखकर कहती है, जान क्या हम सब पर तुम्हारा कोई एहसान है जो हमें चुकाना है? तुम वापस सही इरादे से नहीं आए हो, है ना? तुमने जानबूझकर लिंग जियाओ जैसी सेम कार खरीदी और वो सब तब कहा जब डैरेन यहाँ था। सही कहा ना मैंने? पर याद रखो, हम में से कोई तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। जान जिंग टोंग को सुनता रहता है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि डैरेन उस पर यकीन करेगा या नहीं, पर शायद उसने शक का बीज आज बो दिया था कि तभी जिंग टोंग जियानमिन की तरफ देखकर कहती है, इस कार को कल ही बेच देना, श्याओ फैमिली का एक भी पैसा इस पर खर्च नहीं होगा। हाँ डैड, और वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, जान मजाकिया टोन में कहता है। जिसे सुनकर जिंग टोंग गुस्से में कहती है, जान तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? वो पेरेंट्स जो अपने बेटे को पराया समझते हो, वो बहन जिसने अपने ही भाई का फियांसे छीन लिया हो, उनके मुकाबले मैं कैसे बेशर्म हो गया? और भूलो मत, मैं आपका ही बेटा हूँ,
तो अगर मैं बेशर्म हूँ तो वो मुझे विरासत में आपसे ही मिला है। जान ये कहकर पलटकर फई को गोद में उठाकर जिंग तोंग और जियानमिन को इग्नोर करते हुए घर के अंदर चला जाता है और जिंग तोंग और जियानमिन एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और उन्हें आज यकीन हो गया था कि जान वो अब 5 साल पहले वाला जान नहीं रह गया है। तभी जिंग तोंग को शांत करने के लिए जियानमिन बता देता है कि किस कंडीशन पर उसने जान को कार दिलाई है और फैंग फैमिली से जान की शादी होते ही इस कार पर खर्च किए पैसों से दुगना प्रॉफिट उन्हें होगा और यही सोचकर वो जल्द ही फैंग फैमिली को घर पर शादी की बात करने के लिए बुलाने वाला है। तभी जिंग तोंग को वो बच्ची याद आती है तो उसके पूछने पर जियानमिन बता देता है कि वो वही है जिसे जान ने 5 साल पहले बर्थ दिया था और उसे लेकर जिंग तोंग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जान के साथ वो भी जल्द इस शाओ मैंशन से बाहर होगी, जिस पर जिंग तोंग ना चाहते हुए भी मान जाती है। वहीं लिविंग रूम में डैरेन और लिंग जाओ काउच पर बैठे थे जब जान फई को गोद में लिए एक साथ वहां एंटर करता है। फई को देखते ही डैरेन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसे लिंग जाओ भी नोटिस कर लेती है और घबराहट में डैरेन का हाथ पकड़कर उसका नाम पुकारती है। पर डैरेन पर तो मानो लिंग जाओ का कोई असर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो फई की प्योर आईज क्यूट फेस को देखकर उसमें खो गया था और सोचने लगा था, क्या ये प्यारी बच्ची जान की बेटी है जिसे उसने 5 साल पहले जन्म दिया था? क्या वो लड़की थी? ये कितनी ब्यूटीफुल और प्यारी है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 गाइस वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि पिछले 2 वीडियोस पर आपके 1000 लाइक्स नहीं आए थे। तो प्लीज़ इस बार अपने 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।